Students, let's we do the chapter number 3, okay, in history. In previous class I have explained you how the Britishers come as a trader, and after taking the advantages of the political situation they became the ruler, and they get the diwani, and by which they get the permission to collect the revenue. Now after this the company started thinking how to they can generate more and more revenue. तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश में एक व्यापारी के रूप में आए और यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठाते हुए राज्य करने लग गए। उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी में नवाबों को हराकर बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, कि उन्होंने दीवानी प्राप्त की, जिससे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मेदारी मिली। तो साथ ही भी ये सोचने लगे कि हम किस प्रकार से और रेवेन्यू बढ़ाएं या हमको और प्रॉफिट हो, जिससे हम उस रेवेन्यू से यहाँ से सामान खरीद कर अपने यहाँ इंग्लैंड भेजें। तो उसी में उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जो मैंने आपको बताया पहले। अब हम बात करते हैं महलवारी सिस्टम। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी ऑफिशियल वेर प्लानिंग टू चेंज द रेवेन्यू सिस्टम। तो 19th सेंचुरी के आते आते तक कि उन्होंने रेवेन्यू के सिस्टम में कुछ चेंज करने की कोशिश की, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले। ठीक है, द न्यू सिस्टम वाज डिवाइज्ड हॉल्ट मैकेन्जिन। तो जो नया रेवेन्यू सिस्टम था उसका प्रोपोगेंडा या उसका जो ब्लूप्रिंट था वो हॉल्ट मैकेन्जिन ने रखा। मैकेन्जिन वाज द convinced about the importance of village in the North Indian society. He wanted to preserve this important social institution. He sent the collector to differentiate the village to take the survey data regarding the land size and type of the type and custom. तो उसने ये देखा कि हमारा जो भारत देश है अधिकतर विलेजों पे बसा हुआ है, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको रेवेन्यू प्रोडक्ट या प्रोडक्शन या रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका बनाया जाए। उसने कलेक्टर को आदेश दिया, एक चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा कि आप लोग गाँवों का सर्वे कीजिए और उस हिसाब से डाटा कलेक्ट करके बताइए कि हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। द विलेज वॉज नोन एज द महल एंड हैंस दिस सिस्टम वॉज नोन एज महलवारी सिस्टम। तो उस समय जो गाँव को नोन एज अ महल एंड इसीलिए सिस्टम को महलवारी सिस्टम बोला गया है। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू रिवाइज द रेवेन्यू डिमांड पीरियडिकली। द विलेज हेडमैन वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाँव के जो हेडमैन, जैसे आज गाँव में हेडमैन कौन होता है, सरपंच, तो वैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने हेडमैन अपॉइंट किया हुआ था, जिसका काम था वो गाँव के लोगों से या गाँव से रेवेन्यू कलेक्ट करने का। ओके, नाउ द मुंद्रो सिस्टम। दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो नोन एज द रोइटवारी सिस्टम, और इसको एक प्रकार से रोइटवारी सिस्टम भी कहते हैं। इट वॉज फर्स्ट ट्राइड ऑन स्मॉल स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो इसको सबसे पहले छोटे पैमाने पे लागू किया गया, ठीक है, जिसको स्टार्ट किया था अलेक्जेंडर रीड ने। ही ट्राइड इट इन सब ऑफ दोज एरिया विच वेर टेकन ओवर आफ्टर द डिफीट ऑफ द टीपू सुल्तान। तो उसने छोटे पैमाने पे ये सिस्टम को लागू किया, और कौन से एरिया में, जिस वो एरिया जो उन्होंने टीपू सुल्तान को हराकर अपने अधीन किया हुआ था। दिस सिस्टम वॉज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय द थॉमस मुंद्रो। और इस सिस्टम का जो प्रपोजल था थॉमस मुंद्रो ने रखा हुआ था, ठीक है। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। तो इस प्रकार से जो छोटे पैमाने पे टैक्स लागू करने का सिस्टम शुरू हुआ था थॉमस मुंद्रो द्वारा, वो धीरे धीरे साउथ इंडिया के अधिकतर राज्यों में या गाँव में शुरू हो गया था। देयर वेर नो ट्रेडिशनल जमींदार इन द साउथ। तो जो हमारे जो साउथ के एरिया, वहाँ पे कोई जमींदारी सिस्टम नहीं थी। हैंस द सेटलमेंट हैड टू बी डायरेक्टली बेड विद द कल्टिवेटर्स। तो जो सेटलमेंट थी वो डायरेक्टली क्या होती, कल्टिवेटर से मीट करती थी, मतलब कि आपस में बातचीत। देयर रॉयट्स हैड बीन स्टीलिंग द लैंड एंड जनरेशन देयर फी वेरी केयरफुली सर्वे टू बी मेड। तो जो प्लांटर्स हुआ करते थे और कल्टीवेटर, तो क्या करते थे, अपनी ज़मीन को, जिसको हम आज के डेट में अधिया या आधा भाग दे देते थे, जिसके द्वारा जो भी उपज होती थी, ठीक है, वो आधा बांट लिया जाता था। वैसे ही सिस्टम एक प्रकार से इन्होंने शुरू किया हुआ था रोइटवारी में। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड।
revenue official wanted to increase the income from the land, hence they fixed a very high revenue demand। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, उनको मालूम था कि हमारा जो भारत देश अधिकतर गांव में बसता है, तो उन्होंने अधिकतर लैंड रेवेन्यू के ऊपर हाई टैक्स इम्पोज किया। peasants were not able to pay the revenue, the roads filled and countrysides, the villagers became डिजस्टेड इन द मैनी रीजन्स। तो इसका क्या हुआ कि जो हमारे इसमें ये सही है कि हमारा जो अधिकतर गांव है भारत का, ठीक, वो उतना सक्षम नहीं है। ठीक है, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं, जो दूसरे के खेतों में काम करके गुजारा करते। तो इस प्रकार से ये जो एक प्रकार से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, जिसके कारण वे और अधिक गरीबी में आ गए थे। ओके, क्रॉप्स फॉर द यूरोप। बाय द लेट 18th century, the company was also trying to expand the cultivation of opium and the indigo। तो 18th century तक के जो हमारे ब्रिटिश थे, उन्होंने ओपियम, अफीम और इंडिगो, नील, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा इनकम मिलती थी, ज़्यादा रेवेन्यू आता था। और इंडिगो जो है, जो हम कपड़े रंगने के काम में आता था, वो विदेशों के फैक्ट्री में भेजा जाता था। इन द सब्सिक्वेंट 150 years, the British also pressurized or forced the cultivator to produce other crops like jute, tea, sugar cane। तो हम पैडी या वीट के अलावा, ज्वार बाजरा के अलावा, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पीजेंट्स को या फार्मर्स को फोर्स किया कि वे जूट, टी, शुगर कैन, कॉटन का भी ग्रो करे टू सप्लाई टू यूरोप। क्यों? अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो हमारी जो भारत की धरती है वो वेल फर्टाइल है और ये सब चीज़ें आसानी से ग्रो होती है, इसलिए जितना ज़्यादा वो प्रेशर करके उनको प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा वो यहाँ से उस अनाज को विदेश में इंपोर्ट करेंगे। इसलिए द ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ अ गुड फॉर द इंडिगो प्लांटेशन। बाय द 19th century, द इंडियन इंडिगो वॉज बिंग यूज इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो हमारा जो भारत देश का, जैसे मैं बताया, ना तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा प्रदेश है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। तो इंडिगो भी यहाँ, इंडिगो जैसे फसलें भी बहुत अच्छी ग्रो करने लगी, तो जिसकी डिमांड फ्रांस, ब्रिटेन, इटली में थी। बट द प्राइस ऑफ द इंडिगो वॉज वेरी हाई एंड हेंस द स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो कुड रीच द यूरोपियन मार्केट। तो उसका जो प्राइस था बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत ही कम लोग उसे खरीद पाते थे। ओके, ओडा इज अनदर प्लांट विच इज यूज फॉर मेकिंग द वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। वुड इज प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन एंड हेंस वॉज इजली अवेलेबल इन यूरोप, was grown in the northern Italy। ओके, उसमें ओडा, WOAD, ये एक प्रकार का ट्री या प्लांट जो कहाँ होता था, अधिकतर मेकिंग यूज़ होता था वॉयलेट डाइज, ब्लू, नीले कलर के डाइज वगैरह बनाने के लिए, जो हम डिज़ाइन करते हैं कपड़ों वगैरह में। ओके, टेम्परेट जोन में वे अधिकतर ग्रो करती थी। अवेलेबल, इसलिए इजीली अवेलेबल थी यूरोप। ओके, ओडा वॉज ग्रोन इन द नॉर्थर्न इटली, southern France and parts of Germany। Oda producer in Europe were worried by the competition from indigo and hence pressurized their government to ban the import of indigo। तो इससे क्या हुआ कि जो WOAD, ओडा, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ग्रो करता था और जो डाइज और कपड़े रंगने के काम में आता था, ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ से नील, इंडिगो को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो वे डर गए। तो उन्होंने कंट्री जो अपनी यहाँ की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो विदेशों से जो इंडिगो नील मंगाते हैं उसे बंद कर दिया जाए। नाउ बट द इंडिगो वाज प्रीफर्ड बाय दी कॉटन डायर्स। लेकिन हमारे जो भारत देश से जो इंडिगो होता था, अच्छी क्वालिटी होने के कारण उसका जो कपड़ों को उसको रंगने से बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट कलर अच्छा आता था, और वोडा जो था उसके मुकाबले बहुत कम क्वालिटी होने के कारण उसकी डिमांड धीरे धीरे मार्केट से कम होती चली गई और इंडिगो की बढ़ती चली गई। इंडिगो कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड बाय द फ्रांस इन सेंट डोमिनिक्यू इन द कैरिबियन आइलैंड। सिमिलरली द पोर्चुगीज बिगेन टू इंडिगो कल्टीवेशन इन ब्राज़ील। तो इस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज़ ने जिस जिस देश को अपने अधीन कर रखा था, वहाँ पे उन्होंने पीजेंट्स को, फार्मर्स को इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए फोर्स किया था। ओके, उन्हीं में से एक था हमारा भारत देश, जहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा, पोर्चुगीज़ के द्वारा यहाँ के किसानों को, पीजेंट्स को प्रेशर दिया गया, फोर्स किया गया कि वो अधिक मात्रा में इंडिगो ग्रो करे। जो इंडिगो है
उस समय हमारे यहाँ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री घर से चलाई जाती थी, तो हमारे लिए जो इंडिगो है वो यूज़लेस था। इसी कारण यहाँ के लोग जो थे वे और गरीब होते चले गए थे। द कंपनी लुक्ड फॉर द वे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द indigo cultivation in India from the last decades of the 18th century. Indigo cultivation in the Bengal rapidly expanded. Only about 30% of the indigo imported to the Britain in 1788 was from India. This figure went to the 95% by 1810। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं 1788 तक के 30% इंडिगो जो बंगाल से बाहर मतलब कि भारत से दूसरे देशों में जाता था, लेकिन 1810 आते आते तक कि वो 95% हो गया था इंक्रीज दूसरे देशों में भेजने के। तो इस प्रकार हम देखते हैं कितना ग्रोथ हो गया था। Commercial agents and the official of the company began to investing in the indigo production to increase their profit. Many company official had even their job to look after the indigo. ओके तो इन्होंने जब देखा कि बहुत से ब्रिटिशर्स ने कि इंडिगो में भी बहुत फ़ायदा है, उसका बहुत ज़्यादा रेट है, तो बहुत से लोगों ने या तो अपनी नौकरियां छोड़ दी या अपना अधिकतर धन या पैसा इंडिगो के खेती करने के लिए दिया, क्योंकि उनके बाद जो फसल होगी उसको मार्केट में सेल करके एक अच्छी मुनाफे वाली या प्रॉफिट वाले हमको पैसा वो रिटर्न मिलेगा। ओके, सिस्टम ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन इन तो दो है, एक पहले बात करते नीज। इन दिस सिस्टम द प्लांटर्स प्रोड्यूस द इंडिगो ऑन दोस लैंड विच वेयर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। तो इसमें ये होता था कि जो प्लांटर्स है जो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में रहते थे लैंड किसी जमींदार के या ब्रिटिशर्स के, तो उसमें वे ग्रो करते थे। द प्लांटर आइदर बॉट द लैंड और द रेंटेड इट ओके फ्रॉम द जमींदार, ही डायरेक्टली एम्प्लॉयड द लेबर टू प्रोड्यूस द इंडिगो। तो इस प्रकार से वो जो प्लांटर होता था ज़मींदार से लैंड लेकर लेबर लगाकर उसमें इंडिगो ग्रो करता था, फिर उसे मार्केट में सेल करके जो भी प्रॉफिट होता था वो आपस में बांट लेते थे। बट इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम नीच देर इज अ सम प्रॉब्लम। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ऑन द लेटराइट लैंड बट दिस एरिया वेयर डेंसली पॉपुलेटेड एंड हेंस ओनली द स्मॉल प्लॉट्स कुड बी एक्वायर। तो कुछ कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे अत्यधिक आबादी होने के कारण बहुत कम ज़मीनें हमारे पास उस समय अवेलेबल थी इंडिगो ग्रो करने के लिए, और इंडिगो ग्रो करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन चाहिए। दे अटेम्प्ट टू लीज द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। वाइल डूइंग सो दे एविडेड द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया। तो वे अधिकतर कोशिश करते थे कि इंडिगो की खेती वहाँ की जाए जहाँ पे इनके प्लांट होते थे, ओके, ताकि वो डायरेक्ट कम लागत में सामान को ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक पहुंचा सके। इवन दे हायर द लेबर्स। ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। वर्क एट द इंडिगो प्लांटेशन कंसिडर्ड विद द टाइम when the peasants were busy with the rice cultivation, hence the mobilization the labor for the indigo cultivation was the difficult task। और दूसरा प्रॉब्लम क्या थी कि जब इसकी खेती करने का समय आता था उसी वक्त भारत में पैडी मतलब राइस लगाने का, धान की खेती का भी होता था। हमारे लिए जैसे मैंने पहले बताया कि जो इंडिगो है वो यूज़लेस था, पर जो धान गेहूँ ये हमारे लिए ज़रूरी थे, तो इसलिए उनको लेबर मिलना भी एक समस्या थी कि जो उनके यहाँ इंडिगो के खेतों में काम करे। रॉयटरी सिस्टम। अंडर द रॉयटरी सिस्टम द इंडिगो कल्टीवेशन वाज डन by the Royal. The planter made the Royal to sign the contract or an agreement. Sometimes they pressurized the village headman to sign the contract on the behalf of the Royals. After signing the contract, the Royals got the cash advance from the planters. तो इसमें ऐसा था कि जो प्लांटर्स थे वो रॉयट्स जो उनके खेतों में काम करते थे उनको फोर्सफुली बुलाया जाता था काम करने के लिए, उनको एडवांस दिया जाता था, पर ये सब एक प्रकार से हम कह सकते जोर ज़बरदस्ती के द्वारा जो बड़े बड़े ज़मींदार थे या ऐसे जिनके पास बड़ी ज़मीनें थी वो इस प्रकार के वर्कर को, जिसको हम रॉयट्स कहते हैं, अपने खेतों में बुलाकर इंडिगो की खेती कराने के लिए मजबूर करते थे। ओके, बट द प्लांटर्स बॉट द इंडिगो एट द लो प्राइजेस एंड हेंस द रॉयट्स वेयर ऑलवेज इन द डिबेट। तो जो देखिए बट द प्लांटर्स तो वे हमेशा इंडिगो को कम रेट में लाते थे और एंड हेंस द रॉयट्स वेयर ऑलवेज इन द डिबेट, जिसके कारण जो रॉयट्स थे उसमें जो भी अपनी ताकत मेहनत या पैसा लगाते थे वो वे नुकसान में चले जाते थे।
नाउ ब्लू रिबेलियन ये किससे संबंधित है? ये है इंडिगो की खेती से। जैसे मैंने बताया था, इंडिगो जो हमारे लिए उस समय यूजलेस था, हमारे किसी काम का नहीं था, बट अदर यूरोपियन कंट्री में इसकी डिमांड थी। तो यहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती थी कि वे इंडिगो को कल्टीवेट करे। तो इसका मैंने आपको दो बताया था, एक नीज और एक रॉयड, जो दो सिस्टम थे कल्टीवेशन के। तो इसी से परेशान होकर कुछ लोगों ने हिम्मत करके ब्लू रिबेलियन मतलब कि नील की खेती का विरोध करना शुरू कर दिया। Thousands of Ryots in Bengal refused to grow the indigo in March 1859. The Ryots refused to pay the rent to the planters. तो जैसे मैंने आपको बताया 1859 में बंगाल से बहुत से लोगों ने प्लांटर्स को कड़े शब्दों में विरोध दर्ज करा कि वो आगे से इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करेंगे। दे अटैक द इंडिगो फैक्ट्री। दे यूज टू बी आर्म्ड विद द स्वॉर्ड एंड स्पीयर, बो एंड एरोस। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ब्लू रिबेलियन में बहुत से वर्कर्स ने तलवारें, कटार, भाला लेकर इंडिगो की फैक्ट्री पे हमला किया, उसको तहस नहस किया, और इसमें औरतों ने भी बराबर साथ दिया था। इन मैनी विलेज हेडमैन मोबिलाइज द इंडिगो peasant against the ethical and headmen were angry because they had been forced to sign। तो कई गांवों में जो विलेज का हेडमैन या जिसको मां सरपंच कहते थे, उसे फोर्स किया जाता था कि वो रॉयट्स या लोगों के बिहाफ में एग्रीमेंट साइन करे कि वे उनके यहाँ प्लांटर्स के यहाँ काम करेंगे। तो इससे भी बहुत से लोग नाराज चल रहे थे। तो इसी कारण ये जो ब्लू रिबेलियन है, या जिसको हम बोलते हैं नील की क्रांति, हमारे भारत देश में शुरू हुई। Now, after the revolt, the indigo production collapsed in the Bengal. After the revolt, the planters now shifted their operation to the Bihar. Discovery of the synthetic dyes in the late 19th century severely affected the business। तो बंगाल में इसका बहुत ज़्यादा विरोध होने के बाद जो प्लांटर्स थे या बड़े बड़े ज़मींदार थे, वो बिहार की ओर शिफ्ट हो गए और वहाँ पे लोगों से नील की खेती कराने लगे। लेकिन 19th सेंचुरी आते तक के जो सिंथेटिक डाई का यूज़ होने लग गया, जिससे जो ये नील की जो खेती कराई जाती थी या जो इस प्रकार के बिजनेस में या ट्रेड में इन्वॉल्व थे, उनको भारी नुकसान हुआ। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका द प्लीगेंट ऑफ द इंडिगो फार्मर, और वह महात्मा गांधी भी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने चंपारण आंदोलन में हिस्सा लिया, उसको आगे बढ़ाया और नील की खेती का जोरदार विरोध किया। ओके, महात्मा गांधी विजिटेड द चंपारण इन 1970 एंड बिगेन टू मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो इंडिगो प्लांटर्स के विरुद्ध महात्मा गांधी ने भी चंपारण 1970 जाकर वहाँ के मजदूरों के साथ खड़े होकर उन्होंने इस नील की खेती का विरोध किया था।